हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को उसके स्रोत के आधार पर तथा उसके कालखंड के आधार पर बांटकर स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पीरियड 2350 से 1750 बीसी पूर्व तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था तथा विकसित और नगरीय रूप में था। इसका उद्भव एवं विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ताम्रपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ, जो आज के समय में वर्तमान में भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान क्षेत्र में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से ही इस संस्कृति को संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। इसका विस्तार उत्तर में कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमतावाद नर्मदा नदी तक था तथा पश्चिम में सुदका गेडोर से लेकर पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर तक था। यानी ये बहुत बड़े भूभाग को लिए हुए था और ये मैप के द्वारा हम आपको दिखा सकते हैं कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो उत्खनन और अनुसंधान द्वारा मतलब खोज और खुदाई के द्वारा 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल तथा नगर निर्माण योजना को देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में सबसे पहला है मोहनजोदारो। सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। मृतकों का टीला किसे कहते थे? तो मोहनजोदारो को। और वहाँ पे बृहद स्नान घर तथा अन्नघर भी मिले हैं और साथ में पुरोहित की मूर्तियों का साक्ष्य भी मिले हैं। तो मोहनजोदारो एक सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण नगर में से एक था। उसके बाद दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा यह पहला स्थान था जहाँ पे सिंधु सभ्यता का संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था और यह पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में अवस्थित था। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जुन्नूदारो। इसकी खोज 1934 में NG मजमूदार ने की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। सिंधी प्रांत में अवस्थित था, यह सिंध प्रांत में अवस्थित था और यहाँ से मनके का कारखाना, बटखरे, मुहरे आदि मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रमुख स्थल में आता है लोथल। यह नगर महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता है और यह यहाँ से डॉकी यार्ड का साक्ष्य मिला। डॉकी यार्ड मतलब जहाँ पे बंदरगाह का सामान उतरते थे और जो क्षेत्र होता था उसी को डॉकी यार्ड कहते थे और यह गुजरात के में स्थित था। तो प्रमुख बंदरगाह स्थल पूछेगा तो बताना आप लोग लोथल। उसी के प्रकार हमारा नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ उस समय काले रंग की चूड़ियाँ थी और वहाँ के लोग काले रंग की चूड़ियाँ के लिए कालीबंगा का यूज़ करते थे वर्ड का। तो कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं और यहाँ भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा होता था तथा यहाँ पे अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी मिला है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी है बनावली। प्रमुख स्थल में बनावली, यहाँ से अग्निकुंड आदि मिले हैं। मनके, हल की आकृति, अच्छे किस्म का जौ, नालियों की विशिष्टता मतलब नाली किस प्रकार विशिष्ट तरीके से बने हुए थे, ये बनावली में मिले हैं। और लास्टली आते हैं सुदका गेडोर। यह सिंधु सभ्यता का वह क्षेत्र था जो पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता था। तो इस प्रकार हम लोग सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल को देखें। अब हम लोग प्रमुख नगर निर्माण योजना को देखते हैं। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता के रूप लिए हुए था, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी दोस्तों, तो याद रखना पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की संरचना, बनावट और उसकी बसावट लगभग सेम थी। मतलब वहाँ की जितने भी नगर थे उनकी संरचना लगभग सेम थी। वहीं हड़प्पा सभ्यता में नगरों का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी भागों में होता था।
पश्चिमी भाग को गढ़ी दुर्ग कहते थे, जिसमें शासक वर्ग रहते थे और एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था। वहीं पूर्वी भाग जो था वो निचला भाग कहलाता था और यहाँ पे जन सामान्य के लोग रहते थे, निवास करते थे। और याद रखना, पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित था। किंतु धौलावीर में नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये साक्ष्य देखने को मिलता है धौलावीर से। अब वहाँ की सड़कें जो थी सिंधु सभ्यता की, वो प्राय कच्ची बनाई जाती थी, किंतु पक्की सड़कों का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। वहीं हड़प्पावासी जल संरक्षण पर विशेष बल देते थे तथा जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी और नालियाँ ढकी हुई थी। मतलब आज के समय का टाउन प्लानिंग से कहीं बेटर उस समय के टाउन प्लानिंग थी। और तथा नगरों का पेयजल का जो स्रोत था वो नालियों से दूर रखा जाता था, जो कि अच्छी बात थी। तो हड़प्पावासी पूर्ण विकसित रूप में नगरीय सभ्यता थी और नगर का मकान का दरवाज़ा मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, बल्कि पीछे गलियों में खुलता था। इसकी मेन वजह उस वहाँ का दुर्घटना से बचने के लिए तथा धूल गंदगी आदि जो घर में ना आ सके, इसके लिए ऐसा करते थे। और मकान जो थी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, किंतु कालीबंगा से कच्ची ईंटों का भी साक्ष्य मिलता था और कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो ये सब हम लोग टाउन प्लानिंग में सिंधु सभ्यता का देखते हैं। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का मुख्य कार्य कृषि और विदेशी व्यापार था। वहाँ संगठित कृषि मौजूद थी। कालीबंगा से हमें खेतों की जुताई का साक्ष्य मिला है दोस्तों, मतलब खेत वहाँ जुते हुए थे, इसकी साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कृषि का अधिशेष था वहाँ पे। कृषि का अधिशेष का मतलब यह है दोस्तों कि वहाँ के लोग कृषि को उत्पादन कर अपने रख लेते थे, मतलब इतना जितना खाने के लिए है उससे ज़्यादा रख लेते थे, ताकि अपनी आय के स्रोत के लिए सिर्फ कृषि पर ना रह के किसी और काम पर हम लोग फोकस कर सके या उसका खोज कर सके। तो इसलिए ये कृषि का अधिशेष उस समय हमें हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से अन्नागार के द्वारा पता चलता है। वहीं लोथल से प्रमुख बंदरगाह का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि वे लोग विदेशी व्यापार भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, मतलब बार्डिंग सिस्टम। ये दोस्तों मैं बताया था कि बार्डिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मतलब एक वस्तु के लिए उसी के अनुपात में दूसरी वस्तु को देना, उसी को कहते हैं बार्डिंग सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। और उस समय कुछ मोहरे भी मिले थे, जिसका प्रयोग सामग्री के रूप में सील लगाने के लिए या पहचान के लिए किया करते थे। तो इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था सिंधु सभ्यता को हम लोग देखें। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, वर्ग विभाजन था। वर्ग विभाजन मतलब कार्य के अनुसार उनका वर्ग का विभाजन किया गया था, जैसे विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। और इस काल में सती प्रथा का भी साक्ष्य देखने को मिला है दोस्तों, जो कि लोथल से मिला है। तो यानी सती प्रथा प्रचलन था उस समय। हड़प्पा समाज जो था या सिंधु सभ्यता जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक स्वरूप लिए हुए था। मतलब वहाँ के जो भी समाज थे उसमें औरतों यानी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी, इसलिए वो मात्र सत्तात्मक रूप में लिए हुए थी। जैसे हमको वहाँ के साक्ष्य के द्वारा भी देखने को मिलता है, जैसे वहाँ प्राकृतिक पूजा पर विशेष बल दिया गया और जितने भी मूर्ति मिले उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, महिलाओं के तत्व ज़्यादा मिले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ का समाज जो था मात्र सत्तात्मक स्वरूप लिए हुए था। और साथ ही आभूषण दोनों पहनते थे, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। और इसका साक्ष्य चुनावदारों से हमें लिपस्टिक का साक्ष्य मिला और हड़प्पा से वेंडिंग बॉक्स यानी प्रसाधन बॉक्स मिले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ का समाज में श्रृंगार पर विशेष बल दिया गया। और लोथल से पासा मिला यानी शतरंज का बोर्ड मिला। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करते थे और मनोरंजन के लिए वो लोग पशु को लड़वाने का भी काम करते थे। इस प्रकार हम लोग सिंधु सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था को देखें और समझें। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों।
तो सिंधु सभ्यता में केंद्र की शासन प्रणाली मौजूद थी। मतलब केंद्र एक जगह से हर जगह का शासन को कंट्रोल किया जाता था दोस्तों। और शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी व्यापारी वर्ग के हाथों में था। मेन हेड वही लोग हुआ करते थे। और प्रशासनिक केंद्र के रूप में दो नगर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अस्तित्व में आए। इस प्रकार हम लोग सिंधु सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग सिंधु सभ्यता की धार्मिक जीवन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता में किसी प्रकार की धार्मिक स्थल की प्राप्ति नहीं हुई थी, किंतु मोहरे एवं मन्य मूर्तियों तथा प्राकृतिक पूजा के आदि के साक्ष्यों से कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग धार्मिक आस्था में विश्वास रखते थे। तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर, जिस पर योग की पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसमें दाईं ओर चीता तथा हाथी तथा बाईं ओर गेंडा और भैंसा अंकित था, इस प्रकार का साक्ष्य मिला है। तथा कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर भी कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा करते थे। इस प्रकार हम लोग सिंधु सभ्यता की धार्मिक जीवन को देखते हैं। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का शिल्प एवं प्रौद्योगिकी को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बने पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य से पता चलता है कि कहीं न कहीं ईंट उद्योग का विकास हुआ होगा। वहीं मृद भांड उद्योग एवं धातु उद्योग आदि विकसित अवस्था में रहे होंगे। सिंधु निवासी लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन तांबे और टीन मिलाकर कांसा बनाने जानते थे। वहीं सोने, चांदी, तांबा की धातु का प्रयोग वो लोग आभूषण बनाने में करते थे। शिल्प एवं कला में भी सिंधु निवासी अच्छी जानकारी रखते थे, जिसकी सबसे प्रसिद्ध कलाकृति कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है तथा पुरोहित की मूर्ति भी वहाँ पे साक्ष्य के रूप में मिला है। मनके बनाने का कारखाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि शिल्प एवं कला में तथा प्रौद्योगिकी में भी सिंधु निवासी बहुत अच्छे थे। अब हम लोग इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में जानते हैं। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को उसके धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिल्प कला प्रौद्योगिकी आदि खंडों में बांटकर अच्छे से देखा। अब वो हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर अक्सर कैसे हुआ ये जानते हैं। इसके जानने से पहले ये जो टॉपिक है ये विवादित टॉपिक है और इस पे कंट्रोवर्सी भी है कि आखिर सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो कुछ खोजकर्ता और अध्ययनकर्ता ने इसके लिए 2 सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसमें पहला था आर्य पतन का सिद्धांत, मतलब जो आर्य लोग आए और उसके आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का पतन हुआ। और दूसरा सिद्धांत जो था पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। और इसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं उस समय बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक असंतुलन हुआ, संसाधनों में कमी आई, दोहन हुआ और फलतः बाढ़, सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन और इन सब के कारण उद्योग धंधे, शिल्प उद्योग आदि सब की कमी आई और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और यह सिद्धांत कहीं ना कहीं सच भी होता है और प्रमाणित भी होता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक असंतुलन के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छे से देखा और हर पहलू को मैंने कोशिश किया कि हर पहलू को आपको समझा सकूं। तो इस प्रकार ये वीडियो का लास्ट एंडिंग था हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल को देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।